तो भाइयों हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 यानी कि बिजनेस कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है, बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन की प्रोसेस क्या है, फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके। आज इसी कहानी को आगे बढ़ाएंगे और शुरुआत करेंगे विद द 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन के साथ। तो चलो शुरू करते हैं यार। तो भैया इफेक्टिव कम्युनिकेशन यानी इंटेंडेड मीनिंग क्रिएट कर देना इन द दिमाग ऑफ द सेंडर, ये कैसे होगा? तो इसके लिए 7 C's के प्रिंसिपल फॉलो होते हैं। 7 C's दे रखे हैं जिन्हें तुम्हें फॉलो करना है व्हाइल कम्युनिकेटिंग। सबसे पहला सी होता है क्लैरिटी। क्लैरिटी का मतलब है कि अनएम्बिगुअस वर्ड्स का यूज करो। ऐसे वर्ड्स का यूज मत करो जिसके एक से ज्यादा मीनिंग निकल सकते हो। जैसे फिश आउट ऑफ वाटर, इसका लिटरल मीनिंग में निकल सकता है, फिगरेटिवली मीनिंग में निकल सकता है। स्नेक, अगर मेरे किसी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे धोखा दिया या मेरी एक्स ने मुझे धोखा दिया तो मैं बोल सकता हूँ शी इज अ स्नेक, बट इट डजंट मीन शी इज अ रियल स्नेक। यू गेट इट? एनाकोंडा नहीं है वो, इंसान ही है। तो ऐसे अनएम्बिगुअस वर्ड्स का यूज करो इन फॉर्मल कम्युनिकेशन ताकि कट टू द पॉइंट बात हो पाए। एक और एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज शर्मा जी ने वर्मा जी से पूछा कि मिश्रा जी पैसे मांग रहे थे, दे दूं क्या? वर्मा जी कहते हैं यार वैसे मिश्रा जी बहुत ज़बरदस्त आदमी है, मतलब उनके ऐसा मैंने कोई आदमी ही नहीं देखा, उनको अगर मैं होता तो पैसे दे देता, लेकिन मुझे नहीं पता कि मिश्रा जी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो शर्मा जी वर्मा जी से बोलते कि भैया इतनी से बात नहीं सुनना है, मैंने वो सिंपल सा सवाल पूछा है कि पैसे दे सकते हैं कि नहीं। अब तुम अजीबोगरीब तरीके से घुमा फिरा के बोल रहे हो कि वैसे तो पैसे दे देना चाहिए लेकिन मैं उनकी फाइनेंशियल पोजीशन पे कमेंट नहीं कर सकता। तो भैया कोई एक चीज बोलो ना, क्लियर रखो अपना मैसेज। यू नीड टू बी वेरी क्लियर विथ व्हाट यू वांट टू कम्युनिकेट। तो पहला प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी। तो कम्युनिकेशन में वर्ड्स कैसे होने चाहिए? वर्ड्स बहुत सिंपल होने चाहिए। अगर मैं बोलता हूं एम्बीडेक्स्ट्रियस तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट, राइट? बट अगर मैं सीधे स्किलफुल बोल दूं या फिर मैं बोल दूं स्किल्ड इन एवरी स्फेयर तो फिर चीज़ें आसान हो जाती समझने के लिए। पर एम्बीडेक्स्ट्रियस इज अ रियली डिफिकल्ट वर्ड टू अंडरस्टैंड। तो कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा टेकी वर्ड्स, जार्गॉन्स, इन सब का यूज मत करो। ब्रीफ, एक्वेंटेड, कॉन्वर्जेशनल वर्ड्स जितने रखोगे उतना ज़्यादा कम्युनिकेशन में फायदा होगा। तो भाइयों अगला सी ऑफ कम्युनिकेशन आता है कंप्लीटनेस। फॉर एग्जाम्पल टॉप मैनेजमेंट ने पूरे ऑर्गेनाइजेशन में अनाउंस कर दिया कि कल से सारे के सारे सिस्टम ऑटोमेटेड होने वाले हैं। क्या इतना सेंटेंस काफी है? क्योंकि मिडिल लेवल और लोअर लेवल का सवाल आएगा, अच्छा सारे सिस्टम ऑटोमेट होने वाले हैं। तो मिडिल लेवल और लोअर लेवल से लोगों का सवाल आएगा कि अच्छा सिस्टम ऑटोमेट होने वाले हैं, कब से ऑटोमेट होने वाले हैं, किस टाइप का ऑटोमेशन होने वाले हैं, क्या हमें ट्रेनिंग दी जाएगी या फिर नहीं दी जाएगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो सिर्फ चेंज हो रहा है ऐसा बता दिया तो काम नहीं चलेगा। चेंज क्यों हो रहा है, चेंज का प्रोसीजर क्या होगा, चेंज कब से होगा, सब कुछ बताना पड़ेगा, तभी इंफॉर्मेशन कंप्लीट कहलाएगी। तो दूसरा सी ऑफ कम्युनिकेशन कहलाता है कंप्लीटनेस। तो भैया जब कम्युनिकेशन कंप्लीट होगा तो ऑर्गेनाइजेशन की रेप्यूटेशन बढ़ेगी, क्योंकि लोग समझेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन कितनी प्लान्ड मैनर में आगे चल रही है। साथ ही साथ रिसीवर के लिए बहुत आसान होगा मैसेज को इंटरप्रेट करना और डिसीजन लेना। और अगर कंप्लीट कम्युनिकेशन है तो कॉस्ट सेविंग हो जाएगी, क्योंकि इधर से मैंने लेटर लिखा पर लेटर में कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है तो रिसिपिएंट के क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्लैरिफिकेशन रिसिपिएंट मांग सकता है। उस केस में मुझे वापस से लेटर लिखना पड़ेगा। तो बार बार जब मैं कम्युनिकेशन करूंगा सो इट वुड बी वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी एंड वेस्ट ऑफ रिसोर्सेस। इसीलिए बेहतर यह है कि एक ही बार लेटर लिखूं और कंप्लीट लेटर लिखूं ताकि दूसरी बार लेटर लिखने की जरूरत ना पड़े। तो कंप्लीट कम्युनिकेशन कॉस्ट सेविंग भी होगा। अगला सी ऑफ कम्युनिकेशन होता है कंसाइजनेस। सोचो अगर ये 20 डेज प्लेज की जगह 100 डेज प्लेज होती तो क्या इसका कोई इंपॉर्टेंस बचता? क्योंकि 20 डेज प्लेज का यूएसपी यही है कि टू द पॉइंट बात करे, कंक्रीट बात करे, कंटेंट की बात करे और सिलेबस कंप्लीट कराए विद इन 20 डेज। तो व्हाई इट इज द मोस्ट पॉपुलर सीरीज ऑन यूट्यूब? क्योंकि कंसाइज है मेरे भाई। हर एक कॉन्सेप्ट कवर्ड है पर कंसाइजली।
बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन, बहुत ज़्यादा वर्डिंग्स, ये हमेशा यूज़ करना सही नहीं होता। तो कंसाइजनेस का मतलब होता है अपनी बात को शॉर्ट में बोलो। अगर बहुत बड़ी बात कहनी है तो उसके लिए वन वर्ड कह दो तो काम आसान हो जाएगा। पर याद रखना, जब भी समराइज कर रहे हो, कंसाइज कर रहे हो, तो कंटेंट कट ना हो, इंफॉर्मेशन तब भी कंप्लीट होनी चाहिए। तो कंसाइजनेस को फॉलो करना है, बट विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल अदर सीज ऑफ कम्युनिकेशन। बाकी सारे सीज को सेक्रीफाइस नहीं करना है। तो एक चीज को बार बार रिपीट मत करो और मेन मैसेज पर फोकस करो। दिस इज व्हाट कंसाइजनेस मीन्स। नेक्स्ट आता है अगला सी, विच इज कॉल्ड कंक्रीटनेस। तो कॉन्क्रीटनेस का मतलब होता है कि फैक्ट्स और फिगर्स की बेसिस पे अपने जजमेंट को प्रेजेंट करो। हवा में कोई बात नहीं करना है। डू नॉट बिल्ड कैसल्स इन द एयर। सिंपल सी बात है मेरे भाई। अगर तुमसे कोई पूछता है कि बताओ इंडिया क्यों पसंद है, तो तुम ऐसा नहीं बोल सकते कि इंडिया इज द ग्रेटेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया हैज ऑलवेज बीन प्रोवाइडिंग डायरेक्शन टू द वर्ल्ड, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसा नहीं बोलना है। टू द पॉइंट, प्रिसाइज, फैक्चुअल बात करो। तुम ऐसा बोल सकते हो कि इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशन इन द वर्ल्ड, India is second most populous country in the world, therefore it has huge manpower and it can bring huge transformations if it uses its manpower correctly. तो ऐसी कुछ चीजें तुम लोग बोल सकते हो जो फैक्चुअल्स हों। तो ऐसी कुछ चीजें तुम लोग बोल सकते हो इंडिया के बारे में जो कि फैक्चुअल है। तो फैक्चुअल बात करनी है। कंक्रीटनेस का मतलब होता है फैक्ट्स और डेटा के बेसिस पे अपनी बात को रखना। तो अगला सी आता है भाइयों कर्टसी। भले ही तुम लोग कंप्लेंट लेटर ही क्यों ना लिख रहे हो, उसमें भी डियर सर लिखना है। सामने वाले से बहुत रूड लैंग्वेज में बात नहीं करना है, क्योंकि जैसे तुम लोग रूड लैंग्वेज में बात करते हो इट क्रिएट्स एंगर इन द माइंड ऑफ अदर्स। और अगर वो एंग्री है तो वो इंटेंडेड मैसेज समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि तुम्हारे कम्युनिकेशन को वो उस तरीके से एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा, बिकॉज ही इज अग्रीव्ड ऑफ यू। तो याद रखना, रूड लैंग्वेज यूज ना करो, एग्रेसिव लैंग्वेज यूज ना करो, पोलाइटली कर्टसी के साथ अपने मैसेज को प्रेजेंट करो। स्पेसिफिकली नेगेटिव मैसेजेस अगर है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला सी आता है करेक्टनेस। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं। राहुल गांधी ने एक बार एक स्पीच में कहा था कि मैं 25,000 करोड़ लोगों को गरीबी से मुक्त करना चाहता हूं। तो भैया 25,000 करोड़ लोग तो पूरी दुनिया में मिलाकर नहीं होंगे जिन्हें राहुल गांधी जी गरीबी से मुक्त करना चाहते थे। मेरा कोई पॉलिटिकल ओपिनियन नहीं है, उनसे गलती से गलत हो गया होगा, लेकिन एक गलत फैक्ट और पूरी की पूरी इमेज खराब। और अगर राहुल गांधी ने आगे स्पीच में कहीं कुछ और भी बोला होगा तो लोगों ने बिलीव नहीं किया होगा, क्योंकि एक फैक्ट गलत हो गया तो सब लोगों ने स्पीकर की एक प्री कॉन्सीव्ड इमेज बना ली। तो करेक्टनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक फैक्ट गलती से गलत बोल दिया तो भैया आगे की सारी बात संदेह के घेरे में चली जाएगी। एवरीबडी वुड डाउट वॉट एवर यू से। तो करेक्टनेस को फॉलो करना। और आखिरी सी आता है कंसीडरेशन फॉर द रिसीवर। याद रखना भाइयों, तुम लोग जिस रिसीवर से बात कर रहे हो उसके व्यू पॉइंट से मैसेज को कम्युनिकेट करो। अगर एक छोटा बच्चा है तो तुम्हारे मैसेज कम्युनिकेशन करने का तरीका अलग हो जाएगा। अगर तुम लोग किसी बुजुर्ग से बात कर रहे हो तो मैसेज कम्युनिकेशन करने का तरीका अलग हो जाएगा। तुम लोग छोटे बच्चों को डांट नहीं सकते। तुम लोग को अगर छोटे बच्चों को डराना है तो उनको ये धमकी नहीं दे सकते कि तेरा मर्डर कर दूंगा। वो समझते ही नहीं है मर्डर मतलब क्या होता है। तुमको यही बोलना पड़ेगा बहू आ जाएगा, बहू आ जाएगा, तो ही वो समझ पाएगा हाँ कि डरने वाली कोई बात है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द रिसिपिएंट, और रिसिपिएंट के हिसाब से तुम्हें अपना मैसेज बनाना पड़ेगा और मैसेज को इनकोड करना पड़ेगा। अगर छोटा बच्चा है वो पढ़ना ही नहीं जानता है और तुम उसको लेटर लिख के दे रहे हो इंग्लिश में, कैसे समझेगा वो नादान। तुम्हें उसे कम्युनिकेट करना पड़ेगा ओरली, तभी जाकर वो समझ पाएगा। तो रिसिपिएंट का ध्यान देना है, यू अप्रोच को फॉलो करना है इंस्टीड ऑफ आई अप्रोच। मैं ही मैं हूं कम्युनिकेशन में, ऐसा नहीं करना है। बॉल फेंक कर नहीं जाना है, कैचम कैच खेलनी है। ऐसा मैंने पहले भी बोला है। हमेशा फोकस करना है कि तुम अपना मैसेज कम्युनिकेट कर पाओ। फोकस ऑन व्हाट इज पॉसिबल एंड नॉट व्हाट इज इम्पॉसिबल। तो भाइयों, कम्युनिकेट करते समय कुछ और भी पॉइंट्स है जिसका तुम्हें ध्यान रखना होगा। कम्युनिकेशन प्रोसेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है चैनल। तुम्हें सही मोड और मीडियम चूज करना होगा। सपोज बहुत ज्यादा अर्जेंसी है
तो उस केस में अगर मैं स्पीड पोस्ट से लेटर भेज रहा हूं तो काम का नहीं है मेरे भाई, 2 दिन लग जाएंगे लेटर पहुंचते पहुंचते। उस टाइम पे फोन कॉल करना ज्यादा बेटर है। और ये तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि इमरजेंसी के केस में ईमेल काम नहीं आता। तो अगर इमरजेंसी है तो ईमेल नहीं करते मेरे भाई, उस केस में फोन कॉल करना वुड बी दी एप्ट ऑप्शन। तो मोड और मीडियम को भी ध्यान में रखना है वाइल कम्युनिकेटिंग। अगर बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो रिटन कम्युनिकेशन ज्यादा जरूरी है। अगर छोटे ऑर्गेनाइजेशन है, 3-4 लोग ही काम कर रहे हैं, तो ओरल कम्युनिकेशन से भी काम चल सकता है। तो मोड ऑफ कम्युनिकेशन and method of communication, the mode of communication and method of communication will very much depend upon the nature and size of the organization, urgency of the message, etc etc। अगला पॉइंट आता है own your message। बहुत ही जबरदस्त एग्जाम्पल दिया हुआ इन द मॉड्यूल। मान लो अगर शर्मा जी कंपनी को लेटर लिख रहे, मान लो कि शर्मा जी कंपनी को लेटर लिख रहे हैं और कंपनी का मर्जर होने वाले हैं, और शर्मा जी कंपनी को लेटर लिख रहे हैं और लिखते हैं कि there are many shareholders who are not satisfied with the said decision of the company to merge with the other company। तो शर्मा जी ने जैसे ये लिखा, इस लाइन का इंपॉर्टेंस ही खत्म हो गया, क्योंकि शर्मा जी ने लिखा there are many shareholders, नाम बताए क्या? नहीं। जैसे ही शर्मा जी ने लिखा there are many shareholders, मैसेज का इंपॉर्टेंस वही कम हो गया, क्योंकि शर्मा जी ने नाम नहीं बताए। अगर नाम के साथ लिखते, लिस्ट देते शेयर होल्डर्स की, तो उस लेटर का वेटेज और बढ़ जाता। तो अगर मैं एलजी को बोलूं कि तुम्हारा फ्रिज खराब है, तो एलजी बोले कैसे खराब है? बहुत सारे कस्टमर्स ऐसा बोलते हैं कि तुम्हारा फ्रिज खराब है। तो भैया बहुत सारे मतलब कौन से कस्टमर्स? कंक्रीट बात करो तो फिर मुझे देनी पड़ेगी लिस्ट ऑफ कस्टमर्स। जैसे ही मैं उसे लिस्ट ऑफ कस्टमर्स दे दूंगा, मेरा आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग हो जाएगा। पर अगर मेरे पास लिस्ट ऑफ कस्टमर्स नहीं है तो आई डू नॉट ओन माई मैसेज। नाम लिखना पड़ेगा, जताना पड़ेगा कि ये मैसेज तुम लिख रहे हो। सस्ते रास्ते से कटने की कोशिश मत करो, प्रिसाइजली खुल के अपने मैसेज को कम्युनिकेट करो। तो अगला पॉइंट है ऑफर कंप्लीट एंड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इनकम्प्लीटनेस, पर बहुत ही जबरदस्त एग्जांपल दे रखा है इन द मॉड्यूल। कंपनी ने लिखा द रजिस्टर विल बी क्लोज्ड फ्रॉम 28 मार्च टू 38 मार्च। अब सवाल यह है कि कौन सा रजिस्टर और क्यों क्लोज्ड है? तो कंपनी को स्पेसिफाई करना पड़ेगा रजिस्टर का नाम और रीजन, यानी कि इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होगी जब तक कंपनी नेम और रीजन डिस्क्लोज नहीं कर देती। नेक्स्ट है ऑब्टेन फीडबैक। अगर तुम लोगों ने कुछ कम्युनिकेट किया है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तुम्हें पूछना पड़ेगा रिसीवर से कि उसे समझ में आया या नहीं आया। कितनी बार लाइव क्लासेस में टीचर तुमसे लगातार पूछते हैं समझ में आया या नहीं आया, कि मैं एक और बार बोलूं। दिस इज व्हाट वी कॉल फीडबैक। तुम लोग कई बार कैश ट्रांसफर करते हो तो सामने वाले से एक्नॉलेजमेंट लेते हो कि नहीं लेते हो? पूछते हो ना कि बैंक में पैसा आ गया तो एक मैसेज डाल देना। इन ए सेम वे अगर तुम कम्युनिकेट कर रहे हो तो फीडबैक लेना मत भूलना। अगला पॉइंट है थिंक ऑफ द रिसिपिएंट। यार तुम सब लोग कंपनी सेक्रेटरी बनने वाले हो, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट माई सेल्फ। अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आएगा अपनी डायरेक्ट टैक्स की प्रॉब्लम लेके, तो मैं उसे सेक्शन कोड करने नहीं लग जाऊंगा कि डायरेक्ट टैक्स का सेक्शन नंबर 28 पीजीबीपी के बारे में बात करते हैं, कैपिटल गेन्स है उसमें, अदर सोर्सेज है, उसको कुछ समझ नहीं आएगा मेरे भाई। उसको सिर्फ इतना बताना पड़ेगा मुझे कि मैं उसके कितने पैसे सेव कर रहा हूं और मेरी फीस क्या होगी। सेक्शन का डिस्कशन में नहीं करने वाला उसके साथ, क्योंकि वो इस काबिल ही नहीं है कि वो मेरे सेक्शन के डिस्क्रिप्शन को समझ पाए। तो मुझे रिसिपिएंट को देखकर बात करनी होती है। हमेशा फॉलो करो यू अप्रोच। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, इट इज जस्ट द रिपीटेशन ऑफ द अदर सी, कंसीडरेशन फॉर द रिसिपिएंट उसी का रिपीटेशन है। नेक्स्ट आता है वर्बल एंड नॉन वर्बल का कॉन्ग्रुएंस होना चाहिए। वर्बल और नॉन वर्बल क्या होता है ये मैं डिटेल में समझाऊंगा। अभी नॉन वर्बल को समझ लो बॉडी लैंग्वेज, और वर्बल को समझ लो ओरल कम्युनिकेशन फॉर द टाइम बीइंग। आगे जाकर मैं डिटेल में समझाऊंगा कि वर्बल और नॉन वर्बल क्या होता है। तो अगर मैं कहता हूं कि तुम्हें पढ़ाई करना है, तो मैं हाथ ऐसे ऐसे क्यों हिला रहा हूं? ये तो मना करना पे होता है ना, कि नहीं करना है तो हाथ ऐसे हिलना चाहिए। तुम्हें पढ़ाई करना है, तो ये क्या चल रहा है भैया? मतलब ये तो टॉकिंग टोक्यो वॉचिंग लंदन कुछ तो भी चल रहा है। नॉन वर्बल बॉडी लैंग्वेज अलग है और मैसेज कुछ और ही है। तो जो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज है इट शुड गो हैंड इन हैंड विथ योर ओरिजिनल मैसेज। तो भैया नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और वर्बल कम्युनिकेशन दोनों साथ में चलना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा जेस्चर भी बहुत कुछ कम्युनिकेट करता है। तुम बोलते हो कि मैं बहुत दुखी हूं, मैं हार गया,
और फिर वी का साइन बना रहे हो, वी फॉर विक्ट्री, तो कैसे हार गए? विक्ट्री साइन बना रहे हो और बोल रहे हो मैं हार गया, आई हैव लॉस्ट, आई एम वेरी सैड, तो तुम्हारा नॉन वर्बल और वर्बल मैच नहीं कर रहे, तो इस बात का ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है रिपीट इफ नेसेसरी। अगर बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है तो तुम लोग मेल में, लेटर्स में, तो तुम लोग रिपीट लिखकर सेम लाइन को फिर से बोल सकते हो, ताकि रिसीवर और ज्यादा उस चीज पर फोकस करने लग जाए। जैसे अगर मैं कहूं कि डू नॉट सेंड गुड्स और मुझे इस लाइन पर और इंफेसिस करने हैं, तो मैं पूरा बोल सकता हूं डू नॉट, आई रिपीट, डू नॉट सेंड गुड्स। जैसे मैंने कहा डू नॉट सेंड गुड्स, आई रिपीट, डू नॉट सेंड गुड्स, तो रिसिपिएंट का ऑटोमेटिकली फोकस जाता है। कई बार हम लोग बोलते हैं ना कि आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस, रिपीट, आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस, मैं ये नहीं करने वाला हूं, मैं फिर से बोल रहा हूं मैं ये नहीं करने वाला हूं। तो जब मैं फिर से बोलता हूं सेम चीज को, तो व्यूअर का अटेंशन और ज्यादा जाता है। तो रिपीट करो अगर बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है तो। अगला पॉइंट है डू नॉट जज। रिसिपिएंट को जज मत करो, ना ड्रेस के बेसिस पे, ना लैंग्वेज के बेसिस पे। लेट द रिसिपिएंट गिव अ फीडबैक एंड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द कम्युनिकेशन यू जज द रिसिपिएंट, और किसी फैक्टर पे जज नहीं करना है। और भैया फैक्ट्स पर बिलीव करना है, किसी की बात पर ऐसे हवा में भरोसा नहीं करना है। किसी ने बोल दिया कोरोना एयरबॉर्न होता है, हवा में भी होता है, और तुमने बिलीव कर लिया, तो ये गलत है मेरे भाई। फैक्ट को चेक करो, WHO की रिपोर्ट्स देखो, अगर WHO की रिपोर्ट्स में क्लियरली लिखा हुआ है कि कोरोना इज एयरबॉर्न, तभी जाकर उस पर बिलीव करना, अदरवाइज बिलीव नहीं करना है। इन सेम में अगर मैं किसी एम्प्लॉय का इंटरव्यू लेता हूं और वो बोलता है कि मेरी टाइपिंग स्पीड बहुत जबरदस्त है, मैं 50 वर्ड टाइप कर सकता हूं 1 मिनट के अंदर, तो वेरीफाई करो, मन से बिलीव नहीं करना है। तो अगर इन बातों का ध्यान रखोगे तो कम्युनिकेशन और भी ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो अगले वीडियो में मिलेंगे जोहारी विंडो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।